अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ऑल अबाउट थायराइड पढ़ेंगे। बेसिकली जो है अप्रोच टू अ पेशेंट विद अ थायराइड या थायराइड स्वेलिंग, इसको इस तरह से कर सकते हैं। बेसिकली अप्रोच तो उसमें मेडिसिन समवॉट जो है पैथोलॉजी के पॉइंट और मेडिसिन और सर्जरी के भी पॉइंट्स कोशिश है कि इसमें हो जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, पेशेंट किस तरह से आएगा? आपके पास पेशेंट आएगा कि भाई मुझे जो है या तो वो सिम्टम्स के साथ आएगा। अगर वो मेडिसिन में आ रहा है, मेडिसिन की ओपीडी में लैंड अप कर रहा है, वो भी पॉसिबल कुछ सिम्टम्स और वो सिम्टम्स के साथ आए। और ये सर्जरी के अगर ओपीडी में लैंड अप कर रहा है तो फिर वो जो है अपनी स्वेलिंग की कंप्लेन के साथ आएगा। तो लेट्स सपोज कि स्वेलिंग की कंप्लेन के साथ आता, तो स्वेलिंग के लिए हम उसको कैसे अप्रोच करेंगे? ठीक है। अच्छा जी, पेशेंट आया कि थायराइड में उसके कोई नोड्यूल है या फिर ग्वाइटर है या फिर कुछ भी स्वेलिंग है, या तो वो तो कहेगा कि स्वेलिंग है, वो नहीं कहेगा कि यार ग्वाइटर है या फिर जो है नोड्यूल है। ठीक है जी, वो स्वेलिंग के साथ आया। अब आपका जो है नेक्स्ट काम क्या है? नेक्स्ट काम आपका ये है कि आपने उसको ये इवेलुएट करना है कि आया उसको आपने जो है हाइपरथायरॉयडिज्म है या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म, आपने उसको लेके कैसे चलना है। क्यों? क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म का जो मेजर कॉज होता है ज़्यादातर वो ग्रेव्स डिजीज़ होता है, जबकि आपके पास हाइपो में जो है वो मेलिग्नेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एमसीक्यू भी बाज़ औक़ात आ रहा होता है। सॉरी फॉर द कैमरा, एक मिनट। अच्छा जी, तो ये एमसीक्यू भी बाज़ औक़ात आ रहा होता है कि जो है मेलिग्नेंसी अगर कोल्ड नोड्यूल होगा, यानी कि वो फंक्शन जो नहीं कर रहा ज़ाहिर है। अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज़ कोल्ड नोड्यूल। तो उसमें जो है कई जगह लिखा हुआ है 10%, कई जगह लिखा हुआ है 16 to 20%। सो पैथो में आई थिंक ये लिखा हुआ है और सर्जरी की बुक में 16 to 20% लिखा हुआ है। तो ज़्यादातर कोल्ड नोड्यूल के ही चांसेस होते हैं कि वो आपके पास मेलिग्नेंसी में हो, जबकि हॉट नोड्यूल यानी कि जो फंक्शनिंग होता है 1% चांस होता है कि मेलिग्नेंसी हो। तो इससे अंदाज़ा हो रहा है। ठीक है। अब ये नोड्यूल्स क्या होती हैं हम डिस्कस करेंगे। देयर इज़ लॉट ऑफ थिंग। तो हम पहले आ गए कि इसमें कि पेशेंट नोड्यूल के साथ प्रेजेंट कर रहा है, तो आपने हिस्ट्री लेंगे। ज़ाहिर आप हिस्ट्री से ही अपने डिफरेंशियल स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। हिस्ट्री में आप क्या डिफरेंशियल स्टार्ट कर देंगे। अब आप थायराइड की स्वेलिंग के साथ आ रहा है, पहले तो आपने ज़ाहिर एग्जामिनेशन आपने करी और आपने जो है ना अपनी डी सोची कि थायराइड के अलावा और कोई भी हो सकती है, थायरोग्लोसिस भी हो सकती है, सकता है सर्वाइकल लिम्फ नोड हो, तो वो आपने बनाया। फिर आपने हिस्ट्री ली, उसी को जहन में रखते हुए, उन्हीं डीडीज़ को आपने जहन में रखते हुए ज़ाहिर आप हिस्ट्री भी लोगे। हिस्ट्री में आपने क्या क्या पॉइंट पूछेंगे, ज़ाहिर आप जो है इसको डिफ्रेंशिएट करोगे कि हाइपर है कि हाइपर है, हाइपो है। हाइपर की जो है सिम्टम्स आप पूछोगे, उसमें हाइपर के सिम्टम्स में क्या क्या होता है वो सब पता होना चाहिए। और मैं दिखा भी देती हूँ, और हाइपो के सिम्टम में क्या क्या होना चाहिए पता, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसमें फिर ये आ जाता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म, और एक क्वेश्चन ये पूछते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म और थायरोटॉक्सिकोसिस में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन वाइवा का होता है, इसलिए बता रही हूँ। तो हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड ज़्यादा फंक्शन कर रहा है। ठीक है। सो वो थायरोटॉक्सिकोसिस T3 और T4 लेवल ज़्यादा होने की वजह से जो आपके पास सिम्टम्स आ रहे हैं वो थायरोटॉक्सिकोसिस कहलाता है। और ये थायरोटॉक्सिकोसिस अगर थायराइड के हाइपर फंक्शन करने की वजह से आ रहा है तो आपके पास हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाता है। अच्छा भाई, अगर थायराइड ज़्यादा काम नहीं कर रहा तो फिर ये लेवल्स कैसे बढ़ रहे हैं? ज़ाहिर है एक्सोजिनस और भी कॉजेज़ होते हैं, तो उस हिसाब से बढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो ये डिफरेंस समझ में आ गया। तो अब हाइपरथायरॉयडिज्म अगर होगा तो हम फिर जो है क्या डिफरेंस हम सवालात करेंगे। ठीक है, वो हम देख लेते हैं क्या करेंगे। अच्छा, ऊपर से लेकर नीचे तक जो है आपके पास बहुत सारे जो है सिम्टम्स आ रहे होते हैं। ठीक है। अब जैसे हेयर में तो खैर उसकी एग्जामिनेशन में आ जाएगा। आई में आते हैं। ठीक है। आई में अगर सिम्टम्स आते हैं तो आई में क्या सिर्फ ग्रेव्स, अच्छा डिफरेंशियल्स हमारे पास दिमाग में क्या बन रहे हैं, थायराइड के हाइपर फंक्शन के ग्रेव्स डिजीज़। ठीक है। मैंने कहीं लिखा भी होगा, आई थिंक सो। ठीक है। टॉक्सिक एडिनोमा बनता है, मल्टी नोडुलर ग्वाइटर बनता है, फैक्टिशियस बनता है। ठीक है। फैक्टिशियस थायराइड और स्ट्रोमा ओवरी। इस तरह से हम ये डिफरेंशियल्स बनाते हैं। हमारे यही डिफरेंसेस हो सकते हैं। डी कर्वाइन, आपके पास डी कर्वाइन थायरोडाइटिस भी हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, सो यू कैन ऐड अप। तो आपने ये चीज़ें अपनी दिमाग में बिठाई कि यार इसके हिसाब से हमने डिफरेंशियल्स पूछने हैं। तो बाकी अगर हम देखें इन सारे डिफरेंशियल्स में
तो सब में जो है हाइपरथायराइडिज्म के वो आएंगे सिम्टम्स, लेकिन ग्रेव्स में एडिशनल जो आपके पास आता है वो आता है आइज़ की कुछ एडिशनल सिम्टम। अच्छा, अगर आपसे कोई ये पूछे कि आइज़ के सिम्टम्स बाकी में नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन आइज़ में फिर दो तरह के सिम्टम्स आ जाते हैं, ग्रेव्स वाले आते हैं और एक जो है विदाउट ग्रेव्स वाले। अब विदाउट ग्रेव्स वाले क्यों आते हैं, मतलब ग्रेव्स डिजीज़ नहीं है उसके बावजूद बाई के सिम्टम्स क्यों आते हैं, क्योंकि लिवेटर पैल्पेब्री जो मसल होता है वो आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, और हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि सिम्पैथेटिक जो रीजनोफिल को याद आ रहा है, एपिनेफ्रिन जो होता है उसके फंक्शन हाई अप हो जाते हैं, तो उसमें फिर लिड लैग, क्योंकि हाइपर फंक्शन हो गया, लिड लैग आ जाता है, और आपके पास जो है लिड लैग आ जाता है, लिड रिट्रैक्शन आ जाता है, ये हो जाए। लेकिन ग्रेव्स के अंदर क्या होता है, ग्रेव्स में आपके पास जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, एवरीबडी नो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो उसमें जो ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो सिर्फ थायराइड पे एक्ट नहीं करती, बल्कि वो आइज़ पर भी एक्ट करती हैं, जिसको हम ऑप्थेल्मोप्लेजी कहते हैं, इस तरह को ऑप्थेल्मोपैथी वाले सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली आई पे एक्ट करने की वजह से हो रहते हैं। और जो एक और सिम्टम्स आता है वो आता है डर्मेटोपैथी, ठीक है। तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब ऑप्थेल्मोपैथी यही वजह होती है कि जब हम थायराइड पर हाइपरथायराइड को ट्रीट करने जा रहे होते हैं ग्रेव्स वाले, तो हमें बाज़ औक़ात डर्मोपैथी को ट्रीट करने के लिए भी अलग से मेडिसिन देनी पड़ती हैं, वो वर्स्ट हो जाती हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ थायराइड के फंक्शन को रोक रहे हैं, ठीक है। जैसे पता ही होगा आप लोगों को प्रोपाइनोलॉल देते हैं, वो तो खैर सिम्पैथेटिक के लिए हमने दे दिया है। इसके अलावा प्रोपाइल थायोयूरासिल वगैरह जो भी हम दे रहे हैं वो तो T3 T4 के फंक्शन को स्टॉप अप कर रहा है, वो बेसिकली था एंटीबॉडीज़ पे तो एक्ट नहीं कर रहे हैं, एंटीबॉडीज़ को तो नहीं रोक रहा, तो फिर उसमें फिर हमें अलग से देने पड़ते हैं जो ड्रग्स होती हैं इन चीज़ों के लिए। सो ये आपको थोड़ा सा अपने माइंड को वेयर अप करना, ये सारी आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग है इस तरह से, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है ये समझ आ गया आपको कि आपने क्या नाम है, हिस्ट्री में सिम्टम्स पूछने हैं, हिस्ट्री में रिस्क फैक्टर्स पूछने हैं, और हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री से ही डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करना है कि मसला क्या है, ठीक है। अब अच्छा जी, अब क्या सिम्टम्स और वो होंगे, मैं चाह रही थी क्या सिम्टम्स लिखे हुए हों, बिल्कुल लिखे होंगे। तो हमने देखा यहाँ से स्टार्ट करें कि हार्ट रेट, ज़ाहिर है हम जो है हार्ट रेट पैल्पिटेशन का पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके पास हम क्या पूछेंगे, गैस में एक जगह सिम्टम्स नहीं लिखे हुए, वो नोट्स मुझे मिले नहीं है, बट मैं कोशिश करती हूँ मिल जाए। अच्छा जी, तो ये मिल गया है, तो इसको आपने देखना है, ठीक है। आपने इस तरह से याद रखना है, तो आपको पता होना चाहिए हमेशा फिजियोलॉजी से आपने जो है याद रखने की कोशिश करनी थी कि उससे उलट क्या होगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि थायराइड जो है मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर देता है, इसलिए वेट लॉस होगा, एपेटाइट बढ़ जाएगी, वेजोडाइलेशन ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से आपके पास आपको सॉफ्ट, वार्म, स्वेटिंग और फ्लश मिलेंगे, और हीट इंटॉलरेंस, ठीक है। याद करने का मैंने आसान सा एक फार्मूला बनाया हुआ था। अच्छा जी, इसके बाद जो है आपके पास कार्डियक मैनिफेस्टेशन में कॉन्ट्रैक्टिलिटी, ज़ाहिर है आपके पास जो है बंदे को खाना ज़्यादा पड़ रहा है, हर चीज़ मेटाबॉलिज्म तेज़ है, तो आपके पास कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए, कार्डियक आउटपुट कॉन्ट्रैक्टिलिटी की वजह से ज़्यादा होगा, ठीक है। अर्लीस्ट एंड मोस्ट कॉमन सिम्टम्स पैल्पिटेशन होता है, वेट लॉस होता है, और एक और भी होता है, मुझे हद ट्रेमर्स तो नहीं होते, ये दो तो खैर मेनली होते हैं, ठीक है। टैकीकार्डिया हो गया, पैल्पिटेशन हो गया। अच्छा, कार्डियोमायोपैथी हमें ये जो एरिथमिया और एट्रियल फिब्रिलेशन मिलती है, ये बार बार हर जगह लिखा हुआ है कि ओल्डर पेशेंट में मिलती है, उन्हें पहले से कोई जो प्रॉब्लम अगर चल रही हो, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की तरफ फिर लीड करता है ये, ठीक है। फिर आपका मायोकार्डियल चेंजेस, तो खैर ये इसके पास आपने सिम्टम्स में याद नहीं करना। फिर आपके पास ओवर एक्टिविटी में ट्रेमर्स आ जाते हैं, हाइपर एक्टिविटी आ जाती है, इमोशनल लाइबिलिटी आ जाती है, एंजाइटी आ जाती है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाती, ज़ाहिर आपका हाइपर फंक्शन पता चल रहा होता है कि आपने ये काम भी करना है, वो काम भी करना है, तो जब आप 10 काम करेंगे तो डेफिनेटली यू आर नॉट गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट इन ऑन वन थिंग, ठीक है। इसके अलावा ऑक्यूलर चेंजेस में भी हम चलते हैं, स्केलेटन में हमारे पास प्रॉक्सिमल मायोपैथी, इसमें आई डोंट थिंक सो कि लिखा हुआ है, बट होती है, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस लेट है, लेट मैनिफेस्टेशन है, वॉल्यूम ऑफ पोरोसिटी मिनिमल, लिवर इनलार्जमेंट और लिवर डिजीज़
ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास ये देखें, प्रोप्टोसिस इज़ ओनली इन ग्रेव्स डिजीज़, ये आपको पता होना चाहिए। मैं बहुत कंफ्यूज कर देती थी, एंड दैट वाई दिस इज़ बिकॉज जो पीछे मसल्स पर होते हैं, पीछे जो होते हैं वहाँ पे एंटीबॉडीज़ एक्ट करती है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो जब पीछे इन्फ्लेमेशन होगी तो ज़ाहिर है बाकी वाली जो चीज़ है वो आगे फॉरवर्ड मूव कर जाती है। बाकी ये वाइड स्टेरिंग गेज जो है ये लिड लैग की वजह से होता है, और ये सिम्पैथेटिक जो है आपके पास सुपीरियर लिवेटर मसला के ऊपर एक्ट करने की वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि थायराइड सिम्पैथेटिक फंक्शन को बढ़ा देता है, जो आपके पास एपिनेफ्रीन होता है, ठीक है, उसके फंक्शन को उसको और साइनर्जेटिक इफेक्ट बेसिकली प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पे इस वजह से ही होता है। क्लियर? ठीक है। अच्छा।